चलो जी, आए हम एजुकेशन पर। हमें सकल की स्टोरी से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। और वैसे ही 2-3 पॉइंट्स आपकी बुक में भी लिखे हैं। कह रहा है, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years of his life in terms of a good job and salary। सकल की जो एजुकेशन थी, उसकी जिंदगी के शुरुआती सालों की जो एजुकेशन थी, बोर हिम द फ्रूट्स, उस एजुकेशन ने उसको फल दिए इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के बाद के सालों में उसको फल दिए, परिणाम दिए, अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के मायनों में, राइट। अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के फॉर्म में। वी सॉ, हमने देखा था, एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। हमने ये चीज देखी थी कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थी, कि इनपुट थी फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल एंड ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम। हमने ये चीज देखी थी कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट इनपुट पैरामीटर था सकल की ग्रोथ के लिए, सकल की प्रोस्पेरिटी के लिए। और एजुकेशन के कारण, है ना, एजुकेशन ने क्या किया, उसके लिए उसको नए होराइजन्स प्रोवाइड किए, उसके लिए नए नए रास्ते खोले, राइट। नॉट ओनली फॉर सकल, ना केवल सकल के लिए, ना ही सिर्फ सकल के लिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। ना केवल सकल को इससे फायदा था, बल्कि सोसाइटी को भी इससे फायदा था, क्योंकि एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है किसमें जी, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी में भी, राइट। ये सब पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हम ये एजुकेशन वाला टॉपिक, हेल्थ वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने ये जानना है, ये समझना है कि सरकार ने क्या किया, सरकार का क्या रोल है। फिर जब सरकार को पता चल गया कि क्वालिटी जो है पॉपुलेशन की वो इन पैरामीटर्स से डिफाइन होती है, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करेंगे तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन निखरेगी, सुधरेगी, बढ़िया होगी, इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, राइट, वो समझना हमने। चलो, कह रहा है, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की अहमियत समझते हुए, द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स। गवर्नमेंट ने फॉलोइंग स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। हमारी देश की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। पहली बात, देखो, क्या है कि स्कूल एजुकेशन कुछ और है और कॉलेज एजुकेशन या हायर एजुकेशन कुछ और है, राइट। तो जाहिर सी बात है, दोनों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी, अलग होंगी, राइट। तो सरकार ने भी वैसी ही एक डिवीजन कर रखी है। स्कूल लेवल की एजुकेशन के लिए सरकार कुछ अलग स्टेप्स उठाती है, और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए या कॉलेज एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग स्टेप्स उठाती है। ओके, तो पहला काम हम क्या पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, हम एजुकेशन वाले टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि सरकार स्कूल एजुकेशन के लिए क्या कर रही है और हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, राइट। और फिर हम देखेंगे कि ये देखना जरूरी भी है यार कि हाँ, हमारी सरकार कितनी सक्सेसफुल हुई है इस मैटर में। ओके, टैक्स देते हो यार इतना हैवी। तो फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, वो क्या कर रही है, पहले तो जो है उसके क्या स्टेप्स थे फॉर हायर, है ना, फॉर एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी मतलब कि प्लस टू तक की स्कूलिंग के लिए, या फिर स्कूल लेवल तक की स्कूलिंग के लिए उसने, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, एलिमेंट्री लेवल की या प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, वो देखेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज लेवल एंड उसके बाद एम टेक, एमएससी, है ना, पीएचडी, एमफिल, है ना, एमबीए, उसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है वो देखेंगे। चलो, हाँ, इस यही सही थोड़ी सी वो लगा लो कि डिफिकल्टी जो है बुक में आनी, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं आपकी बुक में, तो उनका मीनिंग समझना ज़्यादा जरूरी है। तभी आपको बुक रीडिंग में क्या लगेगी, आसान लगेगी। और एंड इन लाइक, रादर यू गो फॉर बुक रीडिंग नाउ, आई रिक्वेस्ट यू कि यार स्लाइड्स में जो जो दिया है उसके नोट्स बनाते रहो, एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बिकम सो मच इजी फॉर यू। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बन भी जाएंगे। ओके, चलो,
तो पहली चीज़ हमने पढ़नी है कि सरकार है ना एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, फॉर एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी और स्कूल लेवल या फिर एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल, राइट? प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? तो पहली चीज़ सरकार ने क्या की है, देयर इज़ अ प्रोविज़न, एक प्रोविज़न रखी गई है, एक रूल बनाया गया है, एक सहूलियत की गई है। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। पहली प्रोविजन, पहली धारणा क्या अपनाई गई है, पहला रूल क्या अपनाया गया है, पहली प्रोविजन क्या रखी गई है, पहला चेंज क्या अडॉप्ट किया गया है कि क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस, है ना, कि सबको मिले। एजुकेशन किसको मिले जी? सबको मिले। सबको मतलब लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, सबको एजुकेशन मिले। अमीर हो, गरीब हो, सबको एजुकेशन मिले। पहली पहली प्रोविजन तो ये रखी गई है, राइट? पहली बात तो ये बोली गई है हमारी सरकार द्वारा। उसके बाद अ, अभी रिटेंशन में 2 मिनट बाद आता हूँ, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाद में बताऊँगा इससे रिलेटेड स्टोरी क्या है। हम आए किस पे? क्वालिटी। किस पे जी? क्वालिटी पे। क्वालिटी क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, हमारे स्टूडेंट्स को मिले, वो क्या हो? क्वालिटी लेवल की हो, टॉप लेवल की हो, स्टैंडर्ड, मस्त हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन हो। ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ते रहे और प्रैक्टिकल लर्निंग जीरो रखी, साइंस की बुक्स तो लगवा दी पर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, है ना, समझा नहीं साइंस को, जाना नहीं साइंस को, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट लगवा दिया पर सोसाइटी को, है ना, द वर्ड इज सोशल कम्स फ्रॉम सोसाइटी, तो सोसाइटी को जानना ही नहीं तो उसकी स्टडी का क्या फायदा, वो बोरिंग ही लगेगा। ओके, तो कह रहा है कि देर इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन रखी गई है क्या जी, फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस बात की प्रोविजन रखी गई है, ये धारणा अपनाई गई है, ये रूल बनाया गया है सरकार द्वारा। और किस चीज का ध्यान रखा गया है जी? विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, कि स्पेशल ध्यान किसका रखा जाएगा? गर्ल्स का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें जरूर एजुकेशन मिले। ओके। अच्छा, ये वाई वाला गर्ल्स को इतनी भैया एम्फेसिस क्यों दी जा रही है? नाजुक हैं, फूल सी कोमल हैं, पापा की परियां हैं, है ना, उन्हें इतनी एम्फेसिस क्यों दी जा रही है, वो भी एक सवाल है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आ रहा हूँ रिटेंशन पे। देखो, रिटेंशन का मतलब होता है कि टू रिटेन, या फिर क्या क्या ना हो, ड्रॉप आउट्स ना हो। देखो, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कमाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अर्निंग सोर्सेज जो फैमिलीज़ के पास हैं बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। और होता क्या है कि मोस्टली, है ना, यही होता है कि फादर कमाने जाते हैं और मॉम हाउसवाइफ होते हैं, राइट? ऐसे ही होता हुआ है। तो अब कमाई बढ़ानी है ना, तो बच्चे को काम पे लगा दो, यही तो होता हुआ है। 10वीं कर ली यार, बहुत कर लिया। देखो, आप सब तो अच्छी फैमिलीज़ से बिलॉन्ग करते हो, अपर क्लास फैमिलीज़ से बिलॉन्ग करते हो, उस उधर नहीं चलता। मेरे साथ भी नहीं चला था, मेरी फैमिली भी वेल ऑफ थी, तो मेरे को पढ़ाया, राइट? मैं पीएचडी कर रहा हूँ, होप सो कि जल्दी कंप्लीट भी हो जाए। आई एम नियर अबाउट कंप्लीटिंग माय पीएचडी। तो हमारी फैमिलीज़ में चलता है यार, बट अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ, दोस्त या उन फैमिलीज़ की बात करूँ जो वेल ऑफ नहीं है, वहाँ पे ऐसी प्रायोरिटी रखी गई है, इस बात को वो तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि भैया 10वीं कर ली बस बहुत है, अब बस काम ढूँढो। बाकी की पढ़ाई, या चलो 12वीं कर ली, 12th कर ली, उसके बाद बस काम ढूँढो। और जो कॉलेज-वॉलेज की पढ़ाई करनी है वो करना कॉरेस्पॉन्डेंस से। देयर इज़ नो फर्दर नीड कि आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, है ना, कि 25-30 हज़ार एक सेमेस्टर की फीस दे रहे हो, दैट अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस 8-10 हज़ार देना एक सेमेस्टर का, कॉरेस्पॉन्डेंस करो, वो हाफ रेट में हो भी जाएगी ग्रेजुएशन, और साथ में आप जॉब भी करते रहोगे, कमाई भी होती रहेगी आपकी। तो दिस इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। आई हैव पर्सनली विजुअलाइज्ड दिस एज़ वेल। तो अब खुद सोचो ना, जब ऐसा होगा, तो क्या होगा देश के स्कूल्स के साथ, देश के कॉलेजेस के साथ? पहले तो ये ट्रेंड था कि 8वीं कर ली, या उससे पहले की बात करें तो 5वीं कर ली। कभी पूछना, आपके दादा दादी होंगे, परदादा होंगे, परदादी होंगे, या नाना नानी होंगे, पड़नानी या पड़नाना होंगे, तो उनसे पूछना, पहले तो 5वीं भी बहुत थी, 5वीं कर ली बस, अब काम करो, बहुत हो गया पढ़ाई का।
8वीं, फिर 8वीं किया गया लेवल, है ना? 8वीं थोड़ी-सी सोच भी अलग हुई लोगों की, फिर 10वीं हुआ, मैट्रिक जिसको बोलते थे, मैट्रिक कर लीजिए, इंग्लिश आती है, चलो जॉब पे लग जाओ। फिर हुआ प्लस 2 का भी, बस प्लस 2 कर ली, हायर सेकेंडरी कर लीजिए, बहुत है। 2 क्लास एक्स्ट्रा कर ली, बहुत है जी अब तो बस फिर बीए का ट्रेंड चला, ग्रेजुएशन का ट्रेंड धीरे-धीरे आया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेंड आया, राइट? तो ये ग्रोथ मैंने होते हुए देखी है, मैंने वो फेसेज़ देखे हैं जहाँ पे मेरे दादाजी खुद मैट्रिक के बाद 10th के बाद जॉब लगे थे, वो फेज़ मैंने देखा है। तो आप भी पूछना अगर आपके घर में बुजुर्ग हों, ओल्ड हों, तो उनसे पूछना क्या ऐसा सच में होता था कि नहीं होता था? वो श्योरली बताएँगे हाँ, ऐसा ही होता था। तो क्या था यार, रिटेंशन क्या थी हमारे स्कूलों की? रिटेंशन पावर क्या थी? ऑलमोस्ट 10% या 20%। आधी से ज़्यादा क्लास तो बाहर होती थी, खेतों में होती थी, या फिर काम-वाम कुछ और ढूँढ रहे होते थे। पिता के साथ हाथ बटाने जाते थे काम पे, समझते हो? ये हाल था, रिटेंशन वाज़ ज़ीरो, देयर वर हाई ड्रॉप आउट्स, समझे? तो इसीलिए पहली चीज़ जो हमारे देश की गवर्नमेंट करती है, वो ये करती है, वो ये सोचती है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, सबको मिले पहले तो। अच्छा, सबको मिलने के पीछे भी एक स्टोरी है। पहले क्या होता था, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देते थे, कि यार खर्चा बहुत होता है पढ़ाई पे, ये वो फलान-ढिमान, तो फिर सरकार लेके आई थी सर्व शिक्षा अभियान। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इस चैप्टर का पार्ट भी है। सर्व शिक्षा अभियान में क्या किया गया कि 8वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री की गई। फ्री। सरकार ही ड्रेस का खर्चा देगी, सरकार ही बुक्स का खर्चा देगी, सारा कुछ स्कूल्स की जो फीस है, टीचर्स की जो फीस है, सैलरी है, वो सरकार अपनी जेब से देगी। बस 8वीं तक अपने बच्चे को भेजना है स्कूल, समझते हो? इससे हुआ क्या? लड़कियों की, देखो होता क्या था, अगर परिवार में 3 बच्चे हैं और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। इंडिया में अभी भी टिल डेट परिवार ऐसे हैं, दोज़ हू आर नॉट वेल ऑफ, कि अगर क्लास अगर 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 परिवार में 3 बच्चे हैं, तो 1 बच्चे की ही पढ़ाई का खर्चा परिवार वाले उठाते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं, बाकी 2 को काम करना पड़ता है। और आप ये मान के चलो कि अगर परिवार में 1 लड़का है और 2 लड़कियाँ हैं, तो उनमें से 1 लड़की को तो पक्का घर पे बैठना पड़ेगा 10वीं या 12वीं के बाद। उसका खर्चा माता-पिता नहीं उठाते। दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो आई एम सीइंग इन माय कंट्री, और मैं इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आई विश आई सक्सीड इन दिस थिंग। जितने लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी मैं पूरी मदद करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मदद कर पाऊँ, जितना मेरे से हो पाता है। तो आई होप, आई रिक्वेस्ट, आप भी आगे जाके ऐसा होने से रोकोगे। हर एक बच्चे को एजुकेशन हासिल करवाने में आप ही मदद करोगे, ओके? चलो, कमिंग टू रिटेंशन, आई होप यूनिवर्सल एक्सेस वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार ने क्यों रखा है, कि सबको मिले यार। कुछ बोझ आपने परिवार के ऊपर से कम कर दिया, तो जब वो बोझ कम करोगे तो अल्टीमेटली वो जो सेविंग वहाँ से हुई है, वो आगे आगे की पढ़ाई के लिए लगा पाएँगे ना, तो अल्टीमेटली ड्रॉप आउट्स क्या होंगे उससे? कम होंगे, है ना? चलो, आपके रिटेंशन का मैंने बता दिया कि क्या सीन था हमारी कंट्री में, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। ये चलता हुआ आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, सभी जगह है ये, ओके? चलो, अब क्वालिटी का तो मैंने आपको बता दिया, रिटेंशन का बता दिया, यूनिवर्सल एक्सेस का बता दिया, स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, ये क्यों है, क्या है, उसके पीछे एक स्टोरी है, वो आगे करेंगे, आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। आगे, और क्या प्रावधान कर रही है हमारी सरकार, और क्या प्रोविज़न कर रही है हमारी सरकार? लिखा है, देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट मतलब सेटिंग ऑफ, क्या जी? पेस सेटिंग पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और सरकार क्या कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में पेस सेटिंग हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स। ये बेटा मीनिंग प्लीज लिख लेना, पेस सेटिंग का मीनिंग नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, और पेस सेटिंग का मीनिंग होता है हाई स्टैंडर्ड, किसी चीज का हाई स्टैंडर्ड। तो सरकार क्या एस्टेब्लिश कर रही है, हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स सेटअप कर रही है, जैसे कि नवोदय विद्यालय स्कूल्स सेटअप कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। फोटोज देख लो, दीज आर सम पिक्स ऑफ द नवोदय विद्यालय, हाउ मच क्लीन दे आर, हाउ मच गुड दे आर, राइट? तो कितनी हेल्प होती है यार बच्चों की, ओके? ये चीज भी, नवोदय विद्यालय वाली चीज भी, ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को, नवोदय विद्यालय सरकार एस्टेब्लिश करती है, ओके? आगे चलते हैं। अच्छा, नवोदय का मीनिंग पता है आप सबको? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऑलराइट? वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। वोकेशनल स्ट्रीम्स भी क्या की गई हैं जी, डेवलप की गई हैं टू प्रिपेयर, है ना? अ, यहाँ पे वैसे वर्ड था, आपकी बुक में वर्ड था टू इक्विप, तो आप उसका मीनिंग लिख सकते हो टू प्रिपेयर। और ये मैंने ना, ये जो सेंटेंस है मैंने चेंज किया है यार। आपकी बुक की ग्रामर इतनी बकवास लगी मुझे ना, इतनी वाहियात लगी। पहला चैप्टर मुझे एनसीईआरटी का ऐसा लगा जो बच्चों को कभी रेकमेंड नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए।
हालाँकि चैप्टर बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, बट इट इज़ नॉट वेल रिटन। एनसीईआरटी पीपल हू आर वाचिंग माय वीडियो, बहुत वाहियात चैप्टर था, प्लीज़ चेंज इट, प्लीज़ चेंज द ग्रामर। बच्चे के सिर के ऊपर से जाए यार, कम ऑन। वोकेशनल स्ट्रीम्स, आप अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हो और ये घंटा एजुकेशन दे रहे हो क्या यार आप? वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड, वोकेशनल स्ट्रीम्स भी डेवलप की गई हैं टू प्रिपेयर, टू इक्विप, क्या जी, लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर, है ना, लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब कि प्लस टू वाले, है ना, प्लस वन प्लस टू वाले जो बच्चे हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब कि जॉब वॉब वगैरह, राइट। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स भी डेवलप की गई हैं ताकि हाई स्कूल के बच्चों को प्रिपेयर किया जा सके, किसके लिए जी, ऑक्यूपेशंस के लिए, उन जॉब्स के लिए, उन ऑक्यूपेशंस के लिए दैट रिक्वायर, जिनको जरूरत होती है किस चीज की जी, स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स की, जिनको कुछ कुछ सिंपल एक एक आधी थोड़ी बहुत नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है, उन्हें कुछ ज्यादा चीज की जरूरत नहीं होती। अब जैसे आई टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एसी, माय फ्रेंड सतनाम, ही हैज बीन रिपेयरिंग एसीज, ही इज एन एसी मैकेनिक। सो व्हाट ही डज, उसको उसने उसके डिप्लोमा, वैसे ही इज अ डिप्लोमा होल्डर, बट उसकी एक स्पेशलाइजेशन क्या होगी, एयर कंडीशनर उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। अब वो वोकेशनल कोर्सेज भी देता है, बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है ऑन व्हाट, रिपेयर ऑफ एसी, सेटिंग ऑफ एसी, इंस्टॉलेशन ऑफ एसी, क्लीनिंग ऑफ एसी, राइट। तो इतनी, अब आपको उसके लिए अब आपने एसी की क्लीनिंग करनी है तो उसके पीछे आपको एसी की इंजीनियरिंग समझने की थोड़ी ना जरूरत है। आपने एसी को इंस्टॉल करना है तो उसके पीछे आपको एसी की इंजीनियरिंग समझने की थोड़ी ना जरूरत है। क्यों जी? राइट। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप अपने लिए कोई काम धंधा तो शुरू कर सकते हो ना। तो यही पर्पस है वोकेशनल कोर्सेज को सेटअप करने का, सरकार का यही मकसद है वोकेशनल कोर्सेज को सेटअप करने के पीछे, राइट। आगे चलते हैं। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज, सॉरी रुपीज यहां आ गया, रुपीज यहां लिखना चाहिए था मुझे। द प्लान आउटले, आउटले इज एन एक्सपेंडिचर, देखो इतनी भारी भारी टर्म्स वो यूज कर रहा है। क्या आप नाइन्थ क्लास के बच्चे को आउटले का मीनिंग पता होगा यार? कम ऑन, 11 12 के बच्चे को, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे को, बीकॉम करने वाले बच्चे को पता होगा आउटले क्या होता है। एक बच्चे को नहीं पता होगा तो एनी पर्सन हु फादर और मदर इज इन एनसीईआरटी डिपार्टमेंट, ये इशू जरूर रेज करना प्लीज। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पर, हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज, रुपीज 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। अब याद करो, अच्छा पता नहीं आपने पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा होगा, आपने रशियन रेवोल्यूशन में ये चीज पढ़ी हुई है, सोशलिज्म चैप्टर में ये चीज पढ़ी है कि रशिया बिकेम अ प्लान्ड इकोनॉमी, दे यूज टू हैव 5 year plans। आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी। उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी सेटअप करी, प्लान्ड ग्रोथ थी, प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल उन्होंने अपनाया। ओके। तो कह रहा है कि देखो उन्हीं के बेस पे, रशियन रेवोल्यूशन के बेस पे ही हमने भी प्लान्ड इकोनॉमी रखी थी। हमारे यहाँ पे भी प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसको अब नीति आयोग बोला जाता है, नीति आयोग। ओके, समझे? तो कह रहा है जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जी, एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है जी, हमारा एक्सपेंडिचर है जी, वो इंक्रीज हुआ है 151 करोड़ से, जो हमने अपने फर्स्ट प्लान में रखा था, फर्स्ट 5 year प्लान में जो हमने एजुकेशन के ऊपर खर्चा रखा था या खर्चा किया था 151 करोड़ का, है ना, 151, है ना, रुपीज करोड़ का फर्स्ट प्लान में, उसको बढ़ा के कितना किया गया जी, कितना किया गया जी, ₹2,3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। वो हमारे 11th प्लान में बढ़कर इतने करोड़ का हो गया है। समझते हो? मैनी मैनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड। हमने, हमारी सरकार ने इतना खर्चा एजुकेशन पे किया है, इतना इतना खर्चा एजुकेशन पे करती है। ओके, बात समझ में आई? हर साल, हर यानी कि हर 5 सालों में प्लान करते हैं कि इतना खर्चा एजुकेशन पे किया जाएगा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, राइट। अच्छा कदम है और ये और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। ओके, आए हम आगे। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, रोज फ्रॉम, अब देखो जो खर्चा है ना एजुकेशन पे, अभी तो उसने एज इट इज लिख दिया कि इतने करोड़ हम स्पेंड करते हैं, ये तो एक वैल्यू उसने देनी थी, उसने दे दी। हालांकि एजुकेशन पे जो खर्चा है, देखो क्या है कि किसी भी चीज पे, कोई किसी भी चीज पे हमारी सरकार खर्चा करे, किसी भी चीज पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो,
चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे रोड्स हों, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो। वो जो खर्चा होता है ना, वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कि मैं सरकार ये नहीं कहती कि मैं इतना खर्चा करूँगी या मैं इतना खर्चा करूँगी। हाँ, कई बार सरकार कहती है, कई बार हमारे बजट में लिखा रहता है कि हाँ, अभी इतना खर्चा करेंगे, ऐसा लिखा रहता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर इन जनरल सेंस क्या लिखा रहेगा कि भैया हम एजुकेशन पे 3% ऑफ आवर जीडीपी 3% ऑफ आवर जीडीपी खर्चा करेंगे। हम रोड के ऊपर या हॉस्पिटल्स के ऊपर 10% ऑफ आवर जीडीपी खर्चा करेंगे। हम ट्रेन्स के ऊपर है ना 5% 6% ऑफ आवर जीडीपी खर्चा करेंगे। फॉर एन एग्जांपल सेक आई एम सेइंग, क्या पता उससे ज़्यादा भी होता हो। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम बढ़ गया रोज फ्रॉम राइज फ्रॉम रोज फ्रॉम व्हाट 0.64% इन 1951-52। ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाले ईयर्स हैं, ये पहला साल है 5 ईयर प्लान का, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। उसमें हमने कितना खर्चा रखा था जी? हमारी जीडीपी का 0.64% हमने खर्चा रखा था कि हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। और ये खर्चा बढ़ के कितना हो गया है जी? टू 3% ऑफ आर जीडीपी, है ना? 3% हो गया हमारी जीडीपी का इन 2015 2016, right? And has remained stagnant around 3% from past few years and has remained stagnant। और इतना ही चल रहा है, 3% ही चल रहा है, स्टैग्नेंट चल रहा है, इतना ही रह रहा है। क्या जी? अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कई सालों से हम जनरली हमारे देश की सरकार जनरली ऑन एन एवरेज 3% ही खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर। ऑलराइट, तो ये सब काम भी हमारे देश की सरकार कर रही है। ऑलराइट, अरे बहुत भारी भारी वो है पॉइंट्स हैं। थोड़ा रट लो यार, थोड़ा, मैं तो यही बोलूंगा। हालांकि क्वेश्चन आ जाए तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट मेंशन कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल डेट, ऐसे लिख लो एक पॉइंट, राइट, कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम द इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू टिल डेट। ओके, ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी इतने हैवी हैवी टर्म्स, इकोनॉमिक्स की भारी भारी टर्म्स लर्न करने को मैं कभी नहीं बोलता। ओके, बस ये आइडिया देने के लिए था, ये 2 पॉइंट्स आपको आइडिया देने के लिए थे, एग्जाम्पल देने के लिए थे कि हाँ भी देखो सरकार इतना खर्चा करती है। पहले कितना कर रही थी? 151 करोड़ कर रही थी, अब कितना कर रही है? 4,000 करोड़ के अराउंड खर्चा कर रही है ऑन एजुकेशन, और बहुत ज्यादा है ये। अच्छा, यहाँ पे आया बीई। बीई, व्हाट इज बीई? बीई की फुल फॉर्म देखो। अब ये होता क्या है, देखो, हर साल सरकार अपना बजट पेश करती है कि हम इस साल इस चीज पे इतना खर्च करेंगे, इसी चीज पे इतना खर्च करेंगे। तो बजटरी एस्टिमेट कुछ नहीं, सिंपल हमारा बजट ही है। ऑलराइट, तो हर साल निकलता है। तो इस साल किस साल का मेंशन किया गया है? 2015 से लेके 2016 तक का बजटरी एस्टिमेट पेश किया गया है आपके पास। 2015 टू 2016 बीई, इस साल का बजटरी एस्टिमेट, इस साल के बजट में कितना बोला गया था कि 3% खर्च करेंगे ऑफ आर जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो दिस इज बजटरी एस्टिमेट, राइट।